ये हमारा यशपाल के ऊपर केंद्रित ये दूसरा एपिसोड है। जो हमने पिछला एपिसोड किया था मार्क्सवादी यशपाल, उसकी कड़ी में ये दूसरा एपिसोड है मार्क्सवादी यशपाल, और ये लास्ट एपिसोड है मतलब मार्क्सवादी यशपाल के संदर्भ में। आज मुक्त बाजार और सभी किस्म के प्रतिबंधों एवं बंदिशों को उठा देने के नाम पर जिस खुली प्रतिस्पर्धा की वकालत की जा रही है और बड़े पूंजीवादी बाजारों में संरक्षण नीति लागू करके अन्य देशों के मालों की अबाध आवाजाही को रोका जा रहा है, उससे कमजोर राष्ट्र पामाल हो रहे हैं। साम्राज्यवादी देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इसे यशपाल ने औद्योगिक साम्राज्य विस्तार या इंडस्ट्रियल इंपीरियलिज्म की संज्ञा दी। आज पूंजीवाद जिस अवस्था में है उसे नए नए नामों से संबोधित किया जा रहा है। इस क्रम में पूंजीवादी व्यवस्था के जन विरोधी स्वरूप को छिपाने की कोशिशें भी हो रही हैं। साम्राज्यवाद की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन करते हुए यशपाल ने लिखा, कोट, साम्राज्यवाद के ऐतिहासिक विकास की तुलना हम पूंजीवाद से इस प्रकार कर सकते हैं। पूंजीपति व्यक्ति की ही तरह किसी उन्नत देश के पूंजीपति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम हैसियत के पूंजीवादी राष्ट्रों को कुचलकर शोषण के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार कायम करने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार पूंजीपति एक व्यापारी की अवस्था से औद्योगिक साधनों द्वारा पैदावार के साधनों पदार्थों को बनाने वाला बनकर मुनाफे के जरिए भारी पूंजी इकट्ठी कर चुकने के बाद स्वयं पैदावार न कर रुपए के रूप में अपनी पूंजी की शक्ति को उधार लेकर पैदावार का बड़ा भाग स्वयं खींचता रहता है, उसी प्रकार पूंजीपति देश यानी अमेरिका वगैरह पूंजीपति देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले केवल व्यापार वाणिज्य द्वारा पूंजी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपनी औद्योगिक पैदावार दूसरे देशों पर लादते हैं और इस अवस्था से उन्नति कर दूसरे देशों को अपनी पूंजी में जकड़ना आरंभ करते हैं। ऐसी अवस्था में पहुंचकर पूंजीपति देश अधिक अधीन देशों और उपनिवेशों की पैदावार में कोई भाग नहीं लेते। वे पैदावार का मुख्य साधन पूंजी उन देशों में लगाकर मुनाफे का भाग खींचते रहते हैं और उन देशों की आर्थिक प्रगति और राजनीति पर नियंत्रण रखते हैं। अनकोट। आज विश्व के अधिकांश देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मंदी, पूंजी के अभाव, पैदावार के साधनों का समयानुकूल न होना, बेकारी और आर्थिक वैषम्य ने आर्थिक संकट को नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। आर्थिक संकट की व्याख्या को लेकर अर्थशास्त्रियों में घमासान छड़ा हुआ है। यह संकट कोई नई बात नहीं है, बल्कि पूंजीवाद की सामान्य विशेषता है कि आर्थिक संकट निरंतर बना रहता है। इस संकट का प्रधान कारण है पैदावार से होने वाले मुनाफे का चंद हाथों में केंद्रीकरण। पूंजीपति इस मुनाफे को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देता है। इसके कारण खर्च और पैदावार के बीच में वैषम्य पैदा हो जाता है। यशपाल ने इस पहलू की व्याख्या करते हुए लिखा है कि, कोट, मुनाफा समाज की पैदावार करने की शक्ति को बढ़ा देता है, परंतु समाज की खर्च करने की शक्ति को घटा देता है। इसलिए एक ओर तो पैदावार के अंबार लग जाते हैं और दूसरी ओर जनता आवश्यकताएं पूरी न हो सकने के कारण बिलखते रहने पर भी पैदावार को खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास खरीदने की शक्ति नहीं। खर्च करने की शक्ति तो उससे मुनाफा के रूप में छीन ली गई है। पैदावार खर्च न हो सकने के कारण उसे कम करने की जरूरत अनुभव होती है। इसका अर्थ होता है बेकारी और बढ़े, मेहनत करने वालों की संख्या घटे, मजदूरी के रूप में खरीदने की शक्ति जनता में और कम हो जाए, साथ ही खर्च कर सकने वालों की संख्या और भी घटे और पैदावार को कम किया जाए। इस प्रकार यह चक्कर समाज में पैदावार और खर्च के दायरे को कम करता हुआ समाज को की एक बड़ी संख्या को भूखे और नंगे रखकर मरने के लिए छोड़ देता है। अनकोट। नहीं, आप सोचिए, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आज से 40 साल, 45 साल पहले, 50 साल पहले, और वे चीज़ें आज भी रिलेवेंट हैं। मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांतिकी में पूंजी की अवधारणा सबसे महत्व की है। आमतौर पर इसे लेकर गलत समझ का प्रदर्शन किया जाता है। यशपाल ने लिखा है, कोट,
मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से पूंजी का वह धन या पैदावार के वे साधन हैं जिनसे मुनाफा कमाया जाता है। पैदावार के वे साधन पूंजी नहीं है जिनसे उपयोग के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जो भेद उपयोगी पदार्थ और सौदे में है वही पैदावार के साधनों और पूंजी में है। गेहूं की बोरी यदि परिवार के व्यवहार के लिए है तो वह उपयोग का पदार्थ है, और यदि वह बिक्री के लिए है तो सौदा है। कोई भी वस्तु सौदा है या पदार्थ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस प्रयोजन से उपयोग में आएगी। इसी प्रकार पैदावार के साधनों के बारे में भी उनका प्रयोजन यह निश्चय करता है कि वह जरूरत पूरी करने का साधन है या मुनाफा कमाने का साधन। किसी मशीन से यदि उपयोग के पदार्थ तैयार किए जाते हैं तो वह पैदावार का साधन तो अवश्य है, परंतु मुनाफा कमाने का साधन नहीं है। इसलिए मार्क्सवाद इसे पूंजी नहीं कहेगा, परंतु यदि उस मशीन पर दूसरे लोगों से मेहनत कराकर मुनाफा कमाया जाएगा तो वह मुनाफा कमाने का साधन बन जाने से पूंजी बन जाएगी। अनकोट। समाजवाद की वैचारिक श्रेष्ठता और विश्व में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को दर्शाने के लिहाज से यशपाल ने तमाम पूंजीवादी विचारधाराओं के वैचारिक चरित्र का मार्क्सवाद नामक ग्रंथ में सटीक विश्लेषण किया है। यशपाल ने समाजवाद और मार्क्सवाद में अंतर किया है। अनेक बुद्धिजीवी मार्क्सवाद पर संकीर्णतावाद का आरोप लगाते रहे हैं और यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि यह जड़ सिद्धांत है, रूढ़िबद्ध सिद्धांत है। इस समझ का मार्क्सवाद से असल में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि यदि मार्क्सवाद संकीर्ण है, रूढ़िबद्ध है, अप्रासंगिक है, तो फिर पूंजीवादी गुलामी का विकल्प क्या है? क्या पूंजीवादी गुलामी शाश्वत है? क्या इसका कोई विकल्प है? मार्क्सवाद विरोधी लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि मार्क्सवाद निष्पक्ष नहीं है। इन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या उजरती गुलामी से मुक्ति का किसी अन्य दृष्टिकोण या सैद्धांतिकी के पास विकल्प है? इससे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि यदि मार्क्सवाद संकीर्ण और रूढ़िबद्ध होता तो दर्शन शास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र और समाजवाद के महानतम विचारकों से लोग इसे क्यों ग्रहण करते? मार्क्सवाद पर क्लासिकी जर्मन दर्शन, क्लासिकी आंग्ल अर्थशास्त्र और सामान्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी शिक्षाओं के साथ फ्रांसीसी समाजवाद का गहरा असर है। यशपाल ने रूसी विद्वान लियोनतेव के शब्दों में लिखा, कोट, मार्क्सवादी पहला प्रयत्न था जिसने मनुष्य समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया। मार्क्स ने भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों की धुंध को मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद की नींव डाली। पूंजीवादी वैज्ञानिक समाज के विकास के नियमों को कभी स्पष्ट नहीं कर सके। वे मनुष्य के इतिहास को केवल घटनाओं की श्रृंखला समझते रहे। मार्क्स ने मनुष्य समाज के इतिहास को की घटनाओं को कार्य कारण की श्रृंखला में जोड़ दिया। उसने बताया प्रकृति की तरह मनुष्य समाज के विकास के भी नियम हैं। उसने बताया कि मनुष्य समाज का रूप और संगठन किसी अलौकिक शक्ति से नहीं बल्कि परिस्थिति और स्वयं मनुष्य के विचारों, निश्चयों, कार्यों से होता है, और आगे भी समाज का रूप आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। मार्क्स ने यह भी बताया कि पूंजीवादी प्रणाली अपने विकास से समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देती है जो स्वयं पूंजीवाद को आगे चलना असंभव कर देती हैं, और पूंजीवाद अपनी रक्षा के लिए समाज को विकास के लिए नहीं विनाश के मार्ग पर धकेलने लगता है। इसके साथ ही मार्क्सवाद इस ओर भी ध्यान दिलाता है कि समाजवादी प्रजातंत्रवादियों यानी सोशल डेमोक्रेट्स के विचार के अनुसार पूंजीवादी शासन प्रणाली स्वयं ही निश्चल होकर समाजवाद को स्थान नहीं दे देगी, बल्कि उसके लिए समाज की शोषित श्रेणियों का संगठित प्रयत्न आवश्यक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज के विकास और परिवर्तन के नियम मनुष्य के प्रयत्न से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। समाज की श्रेणियों के परस्पर संघर्ष के रूप में ही ये नियम सफल होते हैं। अनकोट। उपन्यासकार यशपाल के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषता है कि इसमें मध्यकालीन संदर्भ, विचारधारा, कथानक आदि का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं मिलता। भारतीय मार्क्सवादी परंपरा में अनेक लेखकों ने भौतिकवाद और द्वंद्ववाद की भारतीय परंपरा का जिक्र किया है, किंतु यशपाल ने ऐसा नहीं किया। इसके कारणों की खोज की जानी चाहिए। संभवतः इसका प्रधान कारण है यशपाल का भौतिकवाद के प्रति
एकदम निष्ठावान रवैया। इस संदर्भ में लेनिन की कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा निबंध में व्यक्त राय बहुत महत्वपूर्ण है। लेनिन के मुताबिक पुराने भौतिकवाद में सामंजस्यहीनता, अपूर्णता और एकांगिकता थी। यही वजह है कि मार्क्स ने समाज के विज्ञान को भौतिकवाद के आधार पर पुनर्निर्मित करने की जरूरत महसूस की। लेनिन ने लिखा है कि मार्क्स से निर्मित इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के आने के बाद दो बड़ी कमियां दूर हो गईं। नंबर एक, तो वे अधिक से अधिक लोगों की ऐतिहासिक सरगर्मी के केवल वैचारिक प्रयोजनों की परीक्षा करते थे, बिना इस बात की छानबीन किए कि उन प्रयोजनों का अनुभव किस चीज से होता है, बिना इस बात को ग्रहण किए कि सामाजिक संबंधों की श्रृंखला का विकास किन नियमबद्धताओं द्वारा शासित है, और बिना यह अवलोकन किए कि इन संबंधों की जड़ें भौतिक उत्पादन के विकास की मात्रा में निहित हैं। दूसरे पूर्वकालिक सिद्धांत जनसाधारण की सरगर्मियों को अपनी परिधि में लेते ही नहीं थे, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद ने पहले प्रकृति विज्ञानों की सटीकता के साथ जनसाधारण के जीवन की सामाजिक अवस्थाओं और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन संभव बना दिया। मार्क्स से पूर्व का समाजशास्त्र और इतिहास लेखन अधिक से अधिक क्रमहीन ढंग से जमा किए गए अपरिष्कृत तथ्यों का ढेर और ऐतिहासिक प्रक्रिया के अलग अलग पक्षों का चित्रण ही प्रस्तुत करते हैं। अनकोट। इसी परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखकर यशपाल ने लिखा, मनुष्य किस प्रकार अपनी जीविका प्राप्त करता है, जीवन रक्षा करता है, यही बात उसके रहन सहन के ढंग को निश्चित करती है। मनुष्य के जीविका उपार्जन करने और जीवन रक्षा के रूप के बदलने से समाज का रूप बदल जाता है। अनकोट। आज साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद जिस आक्रामक रूप में सामने आया है, उसने सारी दुनिया के सामने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। यह मान लिया गया था कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव घटेगा और शांति प्रयासों में तेजी आएगी, क्योंकि अमेरिकी प्रचार अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की सारी जिम्मेदारी सोवियत संघ और समाजवादी देशों के मत्थे मढ़ दी थी। किंतु अनुभव ने इस समझ को गलत साबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और निरंतर होने वाले युद्धों का प्रधान कारण सोवियत संघ या समाजवाद नहीं, बल्कि पूंजीवाद था। पूंजीवाद के कारण दुनिया के विभिन्न इलाकों में युद्ध चलते रहते हैं। इस प्रसंग में यशपाल के विचार खासतौर पर गौरतलब हैं। उनकी दृष्टि से यह पूंजीवादी प्रणाली की बहुत बड़ी समस्या है। यशपाल ने लिखा, कोट, पूंजीवादी प्रणाली के रहते हुए युद्ध समाप्त नहीं हो सकते। जब तक मुनाफे द्वारा अधिक पूंजी समेटने का कायदा रहेगा, उसके लिए लड़ाई होगी ही। अनकोट। यानी युद्ध पूंजीवादी प्रणाली की होड़ के सिद्धांत का आवश्यक फल है। होड़, कच्चे संसाधन और ज्यादा से ज्यादा बाजार पर कब्जा करने के लिए युद्ध का सिलसिला बना रहता है। यशपाल ने लिखा, कोट, युद्ध और युद्ध की तैयारी का अर्थ पैदावार के दृष्टिकोण के लिहाज से क्या है? समाज हित की दृष्टि से इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी देशों में आमदनी का बहुत बड़ा भाग, बल्कि संसार भर में मेहनत से पैदा किए गए धन का मुख्य भाग युद्ध की तैयारियों में और युद्ध लड़ने पर खर्च हो जाता है। धन का यह भाग मनुष्य समाज को क्या देता है? कष्ट, भय और अकाल मृत्यु। यदि यह सब पूंजी और परिश्रम मनुष्य समाज के लिए उपयोगी पदार्थ तैयार करने में खर्च हो, तो मनुष्य समाज की अवस्था कितनी बेहतर हो सकती है। युद्ध की तैयारियों में तो पूंजी नष्ट होती ही है। इसके अलावा प्रत्येक देश में लाखों समर्थ जवान समाज के कल्याण के लिए कुछ भी पैदा न कर अपना संपूर्ण समय और शक्ति स्वयं मरना और दूसरों को मारना सीखने में नष्ट कर देते हैं। यदि इन करोड़ों सिपाहियों की शक्ति और युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए जाने वाले सामानों पर खर्च होने वाली शक्ति समाज के कल्याण के लिए खर्च हो, तो सभी देशों में मनुष्यों की अवस्था कितनी बेहतर हो सकती है। अनकोट। साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद की मांग है कि यथार्थवाद की प्रतिष्ठा की जाए, यथार्थवाद पर बहस की जाए। समसामयिक जीवन के बुनियादी सवालों और उभरते हुए मध्य वर्ग के वैचारिक चरित्र को यशपाल ने जिस कौशल के साथ चित्रित किया है अपनी रचनाओं में,
वह अन्य लेखकों के यहाँ दुर्लभ है। कुछ लोग यशपाल की रचनाओं में व्यक्त मध्यवर्गीय दृष्टिकोण को उनकी कमजोरी मानते हैं और इसे मार्क्सवाद से विचलन मानते हैं। इस तरह की धारणा वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जब किसी लेखक के पास किसान या मजदूर जीवन का प्रत्यक्ष तजुर्बा नहीं हो तब वह कैसे मजदूरों और किसानों की जीवन दृष्टि के आधार पर लिख सकता है। यशपाल को भारत के मध्यवर्ग की गहरी समझ थी। मध्यवर्ग के चरित्र और दुर्बलताओं और शक्ति से वे वाकिफ थे। मध्यवर्ग की संभावित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भूमिका को जितनी बारीकी से यशपाल ने समझा उतनी बारीकी से हिंदी के अन्य मार्क्सवादी लेखक समझ नहीं पाए। उनके लिए मध्यवर्ग गैर जरूरी वर्ग रहा है या फिर वह लुटेरे वर्ग का हिमायती रहा है। मध्यवर्ग की सही समझ विकसित करने में हिंदी के मार्क्सवादियों और कम्युनिस्ट पार्टियों की विफलता ने आज इस वर्ग को पूरी तरह प्रतिक्रियावादियों के हाथों सौंप दिया है। मध्य वर्ग में पूंजीवाद के प्रति सही समझ विकसित करने और उसे वैचारिक तौर पर मार्क्सवाद के करीब लाने का गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए। वे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां मध्य वर्ग को जागरूक बनाया जाए और उसकी वैचारिक विचारधारा और पूंजीवाद संबंधी समझ को बदला जाए। इस संबंध में यशपाल का रचनात्मक साहित्य प्रगतिशील आंदोलन की मदद कर सकता है। यशपाल के मध्यवर्गीय सामाजिक संबंधों को उजागर करते यशपाल ने मध्यवर्गीय सामाजिक संबंधों को उजागर करते हुए उन तमाम जटिलताओं को भी उद्घाटित किया है जिनसे मध्य वर्ग दो चार होता रहता है। यशपाल की विरासत का यह अनछुआ पहलू है जिस पर यशपाल की निंदा या आलोचना की बजाय प्रगतिशीलों को सीखना चाहिए और इस पहलू पर लिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।